Hello and hi everyone, this is Ujjwal and today I am here with you to have a short revisions over electrochemistry. Effect of dilution on molar conductance, equivalent conductance and conductivity. So let's begin our show with some amazing things. कंडक्टिविटी की हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन. ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन. लेट अस सपोज एक हमारे पास सॉल्यूशन है जहां पर उस पर 5 आयंस है पर ml. फिर हमने उसको थोड़ा सा डाइल्यूशन कर दिया, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर मिला दिया. तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर 10 ml में पहले वाले केस की बात करें, यहाँ पर एक आयन 5 ml में है. दूसरे वाले की बात करें क्योंकि हम उसमें पानी मिला चुके हैं, तो वहाँ पर एक आयन 10 ml में हो चुका है. तो नंबर ऑफ आयंस पर ml तो डिक्रीज हो गए. वहाँ पर ml डिक्रीज थे आयन सोल्यूशन ए में 1/5, यहाँ पर ml हो गए 1/10. सो क्या होगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज. अगर हम बात करें आगे का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस की, तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो थ्योरी थी. देयर आर टू थ्योरीज टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट. द थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर एक ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आता है. ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेशन निकल के आता है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन. मतलब जितना जितना डाइल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे उतना हमारा अल्फा बढ़ता चला जाएगा, और अल्फा बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज. जैसे जैसे हम डिक्रीज उसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो वहाँ पर डाइल्यूशन करते हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा. सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज पर ml. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, सो डेल m एंड डेल a विल इंक्रीज. एंड एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब जीरो कंसंट्रेशन में डिसोसिएशन इज 100%. क्या होगा यहाँ पर, डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 100%. एंड हेंस डेल m एंड डेल e विल गिव मैक्सिमम वैल्यू which is called limiting molar conductance and limiting equivalent conductance. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका ग्राफ ही अगर हम अल्फा की बात करें, ये हमारा कोलराश लॉ में भी आएगा. हम यहाँ पर बात करें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एम इन्फिनिटी. मतलब मोलैरिटी मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का जो रेशियो होगा वो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा. अगर हम ग्राफ की बात करें डेल एम और अंडर रूट सी की, तो एक कर्व होगा ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाला. सिमिलरली अल्फा उसके लिए भी था यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए. रिमाइंड अगेन, जो अल्फा था हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एम इन्फिनिटी था. सिमिलरली डेल ई अपॉन डेल ई इन्फिनिटी भी होगा. अल्फा इज इक्वल टू. अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मंगा दें कि लेट अल्फा बी 100%, लेट अल्फा बी 100%. दैट इज वाई द crowdness of ions is vary. So relaxation and electrophoric or dragging effect will work here. So electrophoric और relaxation effect will affect here. जैसे जैसे डाइल्यूशन करते चले जाएंगे तो ये इफेक्ट नेग्लीफाई होते चले जाएंगे, और नेग्लीफाई होते होते यहाँ पर फिर डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो यहाँ पर जो उसका कर्व आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और उस स्ट्रेट लाइन की अगर हम कोई भी मोलर इसकी 2 या 3 वैल्यू निकाले बाय प्रैक्टिकल, यहाँ पर 2 या 3 वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हम डेल ई इन्फिनिटी मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इससे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ. मतलब 3 पॉइंट लेके एक ग्राफ बनाते हैं हम. यहाँ पर ग्राफ के बीच में डेल एम और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ पर 3 वैल्यू लेंगे, और 3 वैल्यू को लेकर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे. जहाँ पर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट होती है, जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम निकाल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन में. मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ. एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? बिकॉज वहां पर जो ग्राफ का कर्व आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, वो एक इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह का कर्व होता है. रिमाइंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब अगर हम बात करें आगे कोलराश लॉ की, अगर हम कोलराश ने क्या कहा, इसकी जो डेफिनेशन है हमारे स्कूल सीबीएसई एग्जाम में मोस्टली आती है, और मेरे भी जो प्री बोर्ड्स हुए थे उनमें इसकी डेफिनेशन आई थी. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when electrolytic dissociation completes and each ion contributes toward its molar conductance according to at infinite dilution, when dilution completes, each ion contributes towards molar concentration irrespective of other ions present in them and moves independently.
मतलब अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करें, तो जितने भी आयंस में प्रेजेंट होंगे वो इनफाइनाइट अपने दूसरे का से कोई भी रिलेशन ना रखते हुए अपने इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इफेक्ट डालने के लिए, अपना इफेक्ट डालेंगे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, पहला एप्लीकेशन इसका आता है कि पर आया था बाय द हेल्प ऑफ इट वी कैन कैलकुलेट द DLM इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमको DLM इंफिनिटी ऑफ CH3CONA दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, निकालना किसका है, CH3COH का। तो इस एग्जांपल को पहले यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, COONA, तो इसको हम डाइल्यूट डिसोशिएट करें, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं NaCl, ये हमारा ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। थर्ड इक्वेशन लिखे HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो हम निकाल सके इसकी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो हम इक्वेशन इसके लिए लगानी है हमको, तो इस तरह से कुछ इनमें अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम माइनस करें, फर्स्ट माइनस सेकेंड हमको देगा CH3COO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव, माइनस करा ना से, फिर हम जो इक्वेशन आई लेट से थर्ड, अब हम इसको फोर्थ और थर्ड को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जो कि मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन में CH3COOH बना देगा। तो हमें क्या करना है, हमको पहले इन की जो DLM इंफिनिटी दे रखा है इसको और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 700, और फिर इसमें से इसको माइनस किया ना हमने, तो यहाँ पर आएगा खाली हमारे पास 100, और इसको फिर इसके साथ प्लस किया, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आया 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600, जिसकी यूनिट जरूर लिखने याद होती, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल हुआ जिससे हम DLM इंफिनिटी निकाल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, रिमेंबर। अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट 2 के बारे में। बाय द हेल्प ऑफ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू DLM अपॉन DLM इंफिनिटी। सिमिलरली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डेल E इंफिनिटी, डेल E अपॉन डेल E इंफिनिटी, डेल E अपॉन डेल E इंफिनिटी, याद रखिए इसको। अब इसके ऊपर भी हम एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे देख लेंगे, फिर आगे आता है वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल साल्ट फॉर एग्जांपल फॉर PPT। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है DLM इंफिनिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी से हम इनके अभी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनकी भी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, किसकी, जो कि स्पैरेंगली सॉल्युबल साल्ट है, मतलब जो सोल्यूशन में कम घुलते हैं, हम उनकी भी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि हमारी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, डेल्टा G से, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास डेल्टा G हो जाएगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी वो डिक्रीज होगी और जो होगी इक्वल्स टू होगी वो मैक्सिमम वर्कडन जो आउटपुट हो रहा है यहाँ पर वर्कडन की आउटपुट होगी, जिससे हमारा रिलेशन निकल के आता है। इसी से हमारा रिलेशन निकल के आएगा कि G माइनस डिक्रीज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी, सो माइनस G इज इक्वल टू वर्कडन हमारा क्या होता है NFE, वेयर N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज अ इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड F इज अ फेराडे कांस्टेंट। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें, मतलब 1 atm 1 मोलैरिटी पे बात करें, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E नोट, तो डेल्टा माइनस नेगेटिव ऑफ डेल्टा G नोट इज इक्वल टू NF डेल्टा E। बाकी हम बात करेंगे डेनियल सेल में क्या होता है, जो हमारी एनोड होती है, एनोड पे क्या होगा, हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पोर्शन होते हैं,
एक एनोड एक कैथोड वाला, एक तरह से दो ट्यूब्स होती है, एक एनोड एक कैथोड, जो कि बीच में ज्वाइंटेड होती है साल्ट ब्रिज से। यू शेप की एक यू ट्यूब होती है, जिसमें अगर जेल भरा जाता है, AgAr अगर जल, उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं एनोड के बारे में। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉल्यूशन में उस पॉट में जो रखे हुए सॉल्यूशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे एनोड पर। फिर एनोड से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वायर वो जाएंगे कैथोड पर। कैथोड की जो वहाँ पर पॉट है, उस पॉट में रखा हुआ कॉपर है, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सोल्यूशन होगा Cu2 पॉजिटिव का सोल्यूशन होगा। तो डेनियल सेल की अगर हम बात करें, डेनियल सेल में यहाँ पर एनोड हमारी होती है जिंक की और कैथोड होती है कॉपर की। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्मूला मैं आपको भी बताऊंगा, जो IUPAC रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम देखेंगे। अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज में क्या होता है? अगर जल भरा जाता है, इसका काम है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड एंड बोथ सोल्यूशन। जो दोनों सोल्यूशन उसमें पोर्ट्स में है, वहाँ पर उनकी न्यूट्रलिटी इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन से निकल के एनोड पर जा रहे हो, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर जो आयन बन रहा है उसकी डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये हमारे लगाया जाता है यूट्यूब वाला साल्ट ब्रिज। और इसका एक फंक्शन ये है कि मेंटेन टू चार्ज न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना, इंटरनल सर्किट भी पूरा करना, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट तो हमारा फायदा एक्सटर्नल सर्किट पूरा हो जाएगा, तो इंटरनल सर्किट हमारा कहाँ से पूरा होगा? साल्ट ब्रिज से। अब आगे हम फर्दर डिस्कशन अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन की। अभी हम आप